नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भारती मालपाणी, उच्च माध्यमिक शिक्षक पंडित लज्जा शंकर झा, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 2 की पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों, इस भाग में हम 5.3 दो जीनों की वंशागति, जिसके अंतर्गत द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, 5.3.1 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 5.3.2 वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत तथा 5.4 बहुजीनी वंशागति का अध्ययन करेंगे। 5.3 दो जीनों की वंशागति। छात्रों, जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन किया और एक लक्षण का अध्ययन करके उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, जिसमें 2 उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नियम दिए थे, जिसमें एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा था युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 लक्षणों का चयन किया था, जिसमें से एक लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी था। ठीक इसी प्रकार मेंडल ने 2 जीनों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से कराया। क्रॉस कराने पर उन्हें जो अनुपात मिला वह था 9:3:3:3:1 का। छात्रों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ये वाला प्रयोग करते हैं या परीक्षा की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण ही है, आता है, तो हमें प्रभावी लक्षणों को कैपिटल लेटर से लिखना होगा और जो अप्रभावी लक्षण है उन्हें सेम स्मॉल लेटर से लिखना होगा। इसमें एकदम गणित की तरह मार्क्स मिलते हैं छात्रों, इसलिए छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जो जनक हैं उनके लिए पी जनरेशन लिखना है, जो युग्मक बन रहे हैं उनके लिए गैमेट लिखना जरूरी है। अब जब क्रॉस कराते हैं और F1 जनरेशन मिलती है तो हमें वहां पर F1 पीढ़ी और संकर लिखना बहुत जरूरी है, तभी हमें इसमें पूरे मार्क्स मिल पाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो हमें अनुपात मिला 9:3:3:1, तो इसके लिए मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए। पीला रंग हरे के ऊपर एवं गोल झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। इसी प्रकार का निष्कर्ष एक संकर संकरण में भी प्राप्त हुआ था। जीनोटाइप प्रतीक Y प्रभावी पीले बीज रंग के लिए और Y अप्रभावी हरे बीज के लिए तथा R गोल बीज के लिए तथा स्मॉल r झुर्रीदार बीज के लिए प्रयोग किया गया। तो जनकों का जो जीनोटाइप था वो क्या मिला, प्रभावी के लिए कैपिटल RRYY और अप्रभावी के लिए स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। और निषेचन के बाद जो गैमीट बने वो बने कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, जो मिलकर F1 पीढ़ी में RRYY प्राप्त हुए। 5.3.1 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप 9:3:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ।
जिसमें से 9 गोल पीले, 3 झुर्रीदार पीले, 3 गोल हरे और 1 झुर्रीदार हरा था। इसी आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। इनके अनुसार जब किसी संकर की 2 लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो एक जोड़े का लक्षण दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर मेंडल ने जो पूर्व में दोनों नियम दिए थे, कौन कौन से? प्रभाविता का नियम और दूसरा विसंयोजन का नियम, दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। पहला, जब हम यहाँ पर पीले और गोल बीजों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीजों के साथ करते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे हमें पीले और गोल बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात यह प्रभावी लक्षण था जो उसे हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं का हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर पीला रंग और हरा रंग, गोल बीज और झुर्रीदार बीज, जब भी इन्हें मौका मिला तो स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए नियम दिया था वही नियम डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी एकदम सही फिट हो रहे थे और मेंडल ने इसी लक्षणों के आधार पर इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नाम दिया। छात्रों, अब है 5.3.2 वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। जैसा हमें मालूम है कि मेंडल जिस समय काम कर रहे थे उस समय तक जीन की खोज नहीं हो पाई थी। 1902 में अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हुआ और उस समय वॉल्टर शटन और थियोडोर बोमेरी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह देखा कि जो क्रोमोसोम है उनका व्यवहार बिल्कुल जीन जैसा होता है। जीन जैसे जोड़े में पाए जाते हैं वैसे ही गुणसूत्र भी जोड़े में पाए जाते हैं और जिस प्रकार से जीन के 2 एलील्स होते हैं ठीक उसी तरह से क्रोमोसोम के जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें भी दोनों जीन उसी तरह से विद्यमान रहते हैं और इसे हम लोग एक चित्र से देख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं दी गई हैं कि G1 अवस्था है, फिर ये G2 अवस्था है। जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होती है अनाफेज, देखिए यहाँ पर दोनों पेयर के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर मियोसिस जो सेकंड एनाफेज अवस्था है, दोनों देखिए अलग अलग हो गए ये होमोलोगस क्रोमोसोम और फिर ये अलग अलग जिस तरह से एलिल्स अलग अलग जा रहे थे, जीन्स अलग अलग जा रहे थे, ठीक इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं वो भी अलग अलग जर्म सेल्स गैमेट्स में चले जाते हैं। छात्रों, अब आपके सामने एक प्रश्न आता है। अब हमने क्रोमोसोम भी देख लिया और जीन भी देख लिया। अब हमें तुलना करना है कि क्रोमोसोम और जीन का व्यवहार कैसा होता है। देखिए सामने इसको लिखा हुआ है, ए है और बी है। ये आपको पहचानना है कि कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है। जैसे ए में लिखा है जोड़े में होते हैं, बी में भी लिखा है जोड़ों में होते हैं। फिर ए में लिखा है युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जाता है। और यहाँ पर लिखा है युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। अब आप बता सकते हैं क्या कि इसमें से कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है? अगर आप बता पाए हैं तो ऐसे कौन से लक्षण थे जिसके आधार पर आप ये बता पाए हैं
कि ए पार्ट हमारा क्रोमोसोम है और दूसरा हमारा जीन को प्रदर्शित करता है। छात्रों, यहाँ पर एक पिक्चर है, उस पिक्चर पे आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स नारंगी रंग के हैं, पीले रंग के हैं, लाल रंग के हैं और हरे रंग के हैं, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पश्चावस्था में क्रोमोसोम के दो जोड़े, ये जो दोनों जोड़े हैं वो मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से जुड़ जाते हैं ना। अपन को मालूम है कि वहां पर इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और उससे वो जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने तो आपको बता दिया है कि जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या आप दाएं और बाएं स्तंभ के चारों रंग की तुलना कर सकते हैं क्या? तो अगर आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि ये नारंगी रंग का है, उसके साथ हरा रंग जुड़ा है ना, एक पीला है और एक लाल है। तो जिस समय सेपरेशन होता है तो ये दोनों जो नारंगी और हरा है वो एक जनन कोशिका में चले गए हैं और पीले और लाल एक में चले गए। उसके पश्चात उनकी संभावना क्या है? अब ये क्रोमोसोम के जोड़े तो हैं, संभावना ये है कि नारंगी और हरा एक साथ चला जाएगा और पीले और लाल रंग अलग अलग चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी संभावना बनती है कि ये जो दो लक्षण थे, दो तरह के जो क्रोमोसोम्स थे, ये दोनों क्रोमोसोम्स चार भागों में बढ़ जाएंगे और बढ़कर अपनी अपनी कोशिकाओं में चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो जीन्स होते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और ये जीन्स भी इसी तरह से जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो जाने पर अपने लक्षणों को ले जाते हैं और उनको वो प्रदर्शित करते हैं। इस क्रोमोसोम की संरचना और उनकी संभावना के आधार पर सट्टन और बोवेरी ने तर्क दिया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाता है या अलग होना अपने में ले जाया जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। सट्टन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया। छात्रों, अभी आपने देखा कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस मटर के पौधे में किया। तो वैज्ञानिकों के मन में यह भी विचार आया कि केवल मटर में ही स्थानांतरण होता है कि और जीवों में भी स्थानांतरण होता है। तो इसके लिए मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ज्यादातर जो अपने प्रयोग हैं वो कीटों पर किए। तो उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्रूट फ्लाई का चयन किया, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का अपने कार्यों के लिए चयन क्यों किया? जिस प्रकार मेंडल ने मटर के लक्षणों को देखा, उसके गुणों को देखा और उसके आधार पर अपने कार्यों के लिए मटर का चुनाव किया था, ठीक उसी प्रकार से मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती है। इसमें नर और मादा की पहचान भी आसानी से की जा सकती है। साथ ही इनमें आनुवंशिक विभिन्नताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। इनमें विशाल संख्या में संतति मक्खियां उत्पन्न हो रही थी। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का प्रयोग अपने अध्ययन के लिए किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव क्यों किया, ठीक उसी तरह से ये भी आ सकता है कि मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का ही चयन क्यों किया था। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। 5.3.3 सहलग्नता और पुनर्योजन।
लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए जो मेंडल द्वारा किए गए क्रॉस के समान थे, है ना। जैसा अभी अपन ने देखा कि मेंडल ने दो लक्षणों को लेकर उनके बीच में अध्ययन किया और अध्ययन करने पर उन्होंने देखा था कि F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात मिल रहा था। लेकिन जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में इस तरह का क्रॉस कराया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ कराया और फिर जो F1 संतति मिली थी उनका जब आपस में क्रॉस कराया तो उन्हें मेंडल द्वारा प्राप्त F2 का जो उनका रेशियो था 9:3:3:1 उससे काफी अलग एक अनुपात मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेंडल से जो रेशियो मिला था वो रेशियो, वो अनुपात ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के संदर्भ में सही नहीं हो पाया था? इसका कारण मॉर्गन ने ये बताया कि इसका कारण यह हो सकता है कि दो जीन भौतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं और इस तरह से जो जुड़े हुए जीन होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाते हैं। जब ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं, तो ऐसे जो जीन होते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं और इस घटना को सहलग्न कहते हैं। इसी कारण से ये जो रेशियो था मेंडल का, वो मेंडल का रेशियो मॉर्गन के केस में प्राप्त नहीं हो पाया था। और जब यही कॉम्बिनेशन, यही सहलग्नता अजनकीय जीन में देखने को मिलता है, उसमें आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह के उत्पादन को पुनर्योजन कहा जाता है। छात्रों, इस चित्र में सहलग्नता और पुनर्योजन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके लिए मॉर्गन ने पीले शरीर वाली, ये देखिए ये पेरेंटल, ये पीले कलर का लिखा हुआ है, तो पीले शरीर वाली श्वेत आंखों वाली मक्खियां ली और दूसरी जो ली वो थी भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियां ली और इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर F2 में जो अनुपात था वो 9:3:3:1 का नहीं प्राप्त हुआ। चूंकि जो मॉर्गन थे और उनके साथी थे वो ये जानते थे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जब जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर शो करते हैं। तो उनका ये कहना था मॉर्गन का कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनके साथ लगे हुए जो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ऐसे जीन को सहलग्न जीन कहते हैं। ये भी देखा गया कि जीन की जोड़ी अगर पास पास होती हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होता है और जो जोड़ियां थोड़ी दूर दूर होती हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। इसी आधार पर मॉर्गन के जो एक शिष्य थे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन मैप भी तैयार किया और यह रिकॉम्बिनेशन मैप जीनोम प्रोजेक्ट में काफी मदद कर रहा है। छात्रों, मॉर्गन तथा उनके साथियों ने यह पता लगाया कि क्रोमोसोम में स्थित होने पर कुछ जीन जोड़ी में अधिक सहलग्न थे, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा था। बिल्कुल सही है ना। तो इसके लिए उन्होंने जब ड्रोसोफिला पर देखा तो श्वेत और पीले जीन की जो जोड़ी थी उनमें सहलग्नता अधिक थी, जिसके कारण उनमें रिकॉम्बिनेशन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघु पंख जीन में रिकॉम्बिनेशन का प्रतिशत 37.2 था, क्योंकि उनमें सहलग्नता काफी
कम थी। इसी प्रकार अभी हम आपको बताएं कि अल्फ्रेड जो मॉर्गन के छात्र थे, तो उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट मैप तैयार किया था। किस बेस पे था? उन्होंने बताया कि एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति जो होती है वो जीनों की बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो इसी को आधार मानकर, है ना, कि जीन का जो जोड़ा था उनके बीच में कितनी दूरी है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने की आवृत्ति कितनी होगी, इसे मापकर उन्होंने एक इस चित्र बनाया था, मैप बनाया था। उसे रिकॉम्बिनेंट मैप या पुनर्योजन मैप कहा जाता है। छात्रों, 5.4 बहुजीनी वंशागति। जैसा अभी अपन ने पूर्व में देखा कि एक जीन एक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा था, परंतु बहुत सारे ऐसे हमें केस देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और उसकी वंशागति को निर्धारित करते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि मनुष्यों में हमें केवल लंबे और बौने लोग ही नहीं मिलते, बल्कि लंबाई के सभी संभावित लोग मिलते हैं, बौने मिलते हैं, छोटे मिलते हैं, औसत लोग भी मिलते हैं। तो ये लक्षण 3 या उससे अधिक जीन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अतः ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं। ऐसे ही एक लक्षण है मानव में त्वचा का रंग। यह 3 जीन ए, बी, सी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि तीनों प्रभावी रूप में आ जाते हैं, मतलब तीनों कैपिटल आ जाते हैं, ए, बी, बी, सी, तो मानव का जो रंग होता है वो काफी गहरा हो जाता है। लेकिन यदि यही तीनों अप्रभावी हो जाते हैं, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो उस समय त्वचा का रंग उजला हो जाता है। लेकिन यदि दोनों मिले जुले आ रहे हैं, मतलब 3 प्रभावी आ रहे हैं और 3 अप्रभावी आ रहे हैं, तो त्वचा का रंग गेहुआ या मध्यवर्ती होता है। तो इस प्रकार हमारा केवल एक ही कैरेक्टर है त्वचा का रंग, लेकिन उसे निर्धारित करने के लिए 3 जीन जिम्मेदार हैं। तो इस तरह की जो वंशागति होती है, जहां पर एक लक्षण एक से ज्यादा जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ी को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, नंबर 1 जीन, नंबर 2 लक्षण प्रारूप, नंबर 3 जीन प्रारूप, नंबर 4 अलील। बता पाएंगे कोई? हाँ, इसका उत्तर है अलील। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है ना, कि जिसमें पूरे के पूरे जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर रहते हैं और पूरे के पूरे जीन्स जनक से अपने संतति में चले जाते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, नर ड्रोसोफिला में, मादा ड्रोसोफिला में, मटर में, मक्का में। किसी को मालूम है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है नर ड्रोसोफिला में। तीसरा है, जीन विनिमय शब्द किसने दिया? अभी अपन लोगों ने जब पुनरावृत्ति की तब ये शब्द आया था, और ये नाम किसने दिया था? बता सकता है कोई? ऑप्शन है आपके पास, मॉर्गन, जोहानसन, जेनसन, मेंडल। इसका उत्तर है मॉर्गन। फिर है, शुद्ध वंशक्रम वाले जनक पौधों से प्राप्त संकर पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? F1 की F2, F3 या F4? इसका उत्तर है F1, है ना, क्योंकि F1 में ही हम क्या करते हैं, शुद्ध अपन लोग जनकों को लेते हैं जिसमें प्रभावी और अप्रभावी रहते हैं, और F1 की जो संतति मिलती है क्रॉस के बाद वो हमारी संकर हो जाती है। तो मतलब शुद्ध जो वंशक्रम वाले जनक होते हैं उनसे प्राप्त संकर पीढ़ी कौन सी होती है? F1 होती। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के
टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।